नमस्कार, आप देख रहे हैं जय वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विधायक कल्पना सोरेन भी इस दौरान मौजूद रही। विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर इस दौरान चर्चा की गई। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में झारखंड में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से महज अब जब 1-2 महीने का ही कुछ और समय बचा है, इसको देखते हुए इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मुलाकात की है। तस्वीर आप देख सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इस दौरान राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और जेएमएम किस तरह से क्या कुछ रणनीति बनाकर चुनावी रण में उतरेंगे, इसी को देखते हुए इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और सोनिया गांधी की मुलाकात क्या मायने निकाले जाए? कितनी खास और अहम ये मुलाकात? जी बिल्कुल, काफी राजनीतिक कई मायने हैं, क्योंकि अचानक दिल्ली का रुख करना हेमंत सोरेन उनके साथ पत्नी कल्पना सोरेन जी का, तो निश्चित रूप से कई राजनीतिक मायने हैं। क्योंकि राज्य में चुनाव होने हैं, 3 महीने के बाद राज्य चुनाव, जो चुनाव के राज्य में हुआहट है, वैसे मुझे लगता है कि इस प्रकार कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ सीट साझा को लेकर के निश्चित रूप से बैठक हुई होगी। क्योंकि जेल निकलने के बाद जो है हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी, और इस कारण मुझे लगता है कि वो मुलाकात करने के ख्याल से उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। और जो कांग्रेस के सीट से लेकर के स्थिति की भी मुझे लगता है बातचीत हुई, क्योंकि राज्य में चुनाव होना है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ भी फिर बैठक होनी है। ऐसे में कांग्रेस की जो बड़ी भूमिका होगी विधानसभा चुनाव में, उस संदर्भ में सारे शीर्ष नेताओं के साथ भी बैठक होने की संभावना है। अभी अजय, जब कुछ वक्त पहले फ्लोर टेस्ट हुआ था, तब भी हमने देखा कि हेमंत सोरेन को 45 वोट मिले थे। पूरी जेएमएम और कांग्रेस एकजुट यहां पर नजर आई थी। क्या माना जाए, अब चुनाव से महज 1-2 महीना पहले ये तस्वीर सामने आना, यही मानना, क्या ये मान सकते हैं कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और जेएमएम बिल्कुल मजबूती के साथ चुनावी रण में नजर आएंगे? निश्चित तौर से झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो जुगलबंदी है, वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपने देखा कि फ्लोर टेस्ट के पहले ही जो प्रदेश के प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद अमीर ने सारे विधायकों की बैठक करके और रणनीति तैयार की, और उसी रणनीति के तहत में आपने विधानसभा में देखा होगा कि एक ध्वनि मत से उनको 45 विधायकों का बहुमत प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से जितने भी तमाम कांग्रेस के जो विधायक थे, उनके जो भी सहयोगी दल थे, उन्होंने सारी पूरी लंबी जुगलबंदी के साथ फ्लोर टेस्ट किया था। तो ऐसे मुझे लगता है कि जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से ही लगे, क्योंकि आपने इसका फायदा आपने देखा लोकसभा चुनाव में जो सिटिंग सीटें यानी भाजपा की 2 सीटें जितनी छीन ली गई, यानी उनकी बढ़त मिली, जो उनकी इंडिया गठबंधन के तहत में 2 सीटें पिछले 2019 के चुनाव में थे, वो 5 आ गए आंकड़े। तो निश्चित रूप से लगता है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे राज्य में, तो इंडिया गठबंधन के तरफ से वो ग्राफ जो है वो काफी तेजी से बढ़ता है, जो अनुमानित है। अजय, दूसरी तरफ जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का जो बढ़ता हुआ कद हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 साल बाद ये पहली बार है जब नेता विपक्ष बना है लोकसभा में। ऐसे में कांग्रेस का एक तरफ बढ़ता हुआ पद, बढ़ती हुई जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का सोनिया गांधी से मुलाकात, क्या माना जाए? कांग्रेस को यहां पर कुछ कांग्रेस की बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी और दूसरी तरफ ये मुलाकात?
देखिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर से ये जो मुलाकात है अहम मानी जा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस की भूमिका होगी और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होगी, तो आपने लोकसभा भी चुनाव में भी देखा होगा कि कांग्रेस ने अपनी 2 सीटें हारी, जो इसके पहले 2019 में मात्र थी। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये तमाम जो कांग्रेस है बड़ी भूमिका में होगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी हमने यही चीज देखा, विधानसभा चुनावों में भी हम इससे पहले यही देखते हुए आए कि जेएमएम हमेशा बड़े भाई की भूमिका में और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रही है। अब जिस तरह से कांग्रेस का बढ़ता हुआ कद राष्ट्रीय राजनीति में, क्या माना जाए, क्या कुछ इक्वल या सामान्य मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि 2014 की चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो जनाधार था वो निश्चित रूप से आने वाले उस समय जनाधार को झारखंड में गिरी थी। तो मुझे लगता है कि जो लोकसभा के जो चुनाव के परिणाम के बाद जो है झारखंड में कांग्रेस की जो जनाधार है वो मजबूत है। और मुझे लगता है कि आने वाला विधानसभा में जिस प्रकार से पिछली बार 2019 के चुनाव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो 15 सीटों पर जो लीड की थी, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में 20 से 25 सीटों की दावेदारी निश्चित रूप से सामने आ सकती है। तो मुझे लगता है कि दोनों की जुगलबंदी झारखंड सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। बिल्कुल, यानी विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और सोनिया गांधी की ये मुलाकात काफी खास और अहम मानी जा रही है। हालांकि मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितनी मजबूत स्थिति में जेएमएम और कांग्रेस दिखते हैं और विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, उस पर सभी की निगाहें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। एक्सिस बैंक के एमडी समेत 3 पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। 30 करोड़ के लोन मामले में 12 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेज लगाकर 30 करोड़ का लोन लिया गया था। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं क्रेडिट ऑफिसर अमित गर्ग और नौशा अहमद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। धोखाधड़ी, फर्जी और दस्तावेज तैयार कराने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सिस बैंक के एमडी समेत 3 पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। 30 करोड़ के लोन से जुड़ा ये पूरा मामला है, जो कि जिस मामले में 12 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेज लगाकर 30 करोड़ का लोन लिया गया था। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने एक्शन लिया है, मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी पर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही अमिताभ चौधरी के साथ 3 और लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें एक्सिस बैंक के एमडी समेत 3 पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए रिया, ये एक्सिस बैंक के एमडी अमिताभ चौधरी हैं और कंपनी है VIIL के निदेशक समेत 3 लोगों पर गोमती नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बैंक के एमडी समेत तीनों लोगों के ऊपर जो आरोप है कि फर्जी दस्तावेज और फर्जी जो है हस्ताक्षर बनाकर ये 30 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। विशाल खंड के शिव सेवक सिंह नाम के व्यक्ति ने मुकदमा कराया है। अगर बात करें गोमती नगर जो है थाने के इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर दीपक पांडे के द्वारा जो है ये साफ तौर पे बताया गया है कि शिव सेवक पांडे ने उन्होंने 1997 में एक VIL कंपनी के निदेशक नौशाद अहमद के साथ विजय एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के नाम से एक फॉर्म खोली थी। कंपनी का ऑफिस दिल्ली में था। उसके बाद 2006 से कंपनी का नाम बदलकर मेसर विजय इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया गया था। तो ये मामला बड़ा मामला है, धोखाधड़ी का मामला है। लेकिन कृष्णा, 12 साल पुराना ये मामला और आखिर एक्शन जो लिया गया उसमें इतनी देरी क्यों? देखिए, ये मामला पुलिस के संज्ञान में जो है रिया अब आया है। जब गोमती नगर इंस्पेक्टर से बात हुई तो गोमती नगर इंस्पेक्टर ने साफ तौर पर ये बताया कि जो शिव सेवक सिंह है उन्होंने अब एफआईआर कराई है। तो अब ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है और अब इस पे जो है जो साइबर की टीम है, साइबर क्राइम की जो टीम है, वो भी लगातार काम कर रही है। और जो एक्सिस बैंक के जो कर्मचारी थे, जो एमडी थे, उनके समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो अब जो गोमती नगर के इंस्पेक्टर है दीपक पांडे, उसके मुताबिक जो है पूरी घटना अब हालांकि क्योंकि कृष्णा पुलिस ने एक्शन ले लिया है, एफआईआर यहां पर एक्सिस बैंक के एमडी अमिताभ चौधरी समेत 3 के खिलाफ दर्ज हो गई है। क्या माना जाए कि गिरफ्तारी संभव?
बिल्कुल देखिए, जो ये शिव सेवक सिंह है, इनसे जब बात किया गया, जब इनसे बात करने की कोशिश गई तो इन्होंने कहा कि भाई पहले गिरफ्तार किया जाए उन लोगों को और उनसे पूरी तरीके से जांच की जाए कि आखिर कैसे फर्जी दस्तावेज और फर्जी सिग्नेचर के आधार पर उन्होंने जो है ये 30 करोड़ रुपए का लोन देने का काम किया। कंपनी साफ तौर पर दावा कर रही है कि जो बैंक है वो बैंक इतनी लापरवाह नहीं हो सकती कि किसी के फर्जी सिग्नेचर और किसी फर्जी दस्तावेज से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम लोन कर दिया जाए। तो एक बड़ा मामला है और ये छोटा मामला नहीं, 30 करोड़ रुपए का मामला है। 30 करोड़ के लोन से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें एक्सिस बैंक के एमडी के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि गिरफ्तारी कब होती है वो वक्त बताएगा। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही खबर लखनऊ से है, जहां हिंडन नदी में प्रदूषित जल छोड़ने के मामले में कार्रवाई हुई है। 11 नगर निकायों और 55 उद्योगों पर स्पेशल कोर्ट ने केस दर्ज किया है। शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, ये सभी जो तमाम निकाय हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उत्तर भारत में बहने वाली यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन, और ऐसे में हिंडन नदी में प्रदूषित जल छोड़ने को लेकर यह पूरा मामला, जिसमें सहारनपुर से निकलकर नोएडा में यमुना नदी गिर जाती है हिंडन। ऐसे में इस पूरे मामले में यहां पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। हिंडन नदी में प्रदूषित जल छोड़ने से जुड़ा ये पूरा मामला, जिस पर अब कार्रवाई हुई है। ऐसे में 11 नगर निकायों और 55 उद्योगों पर स्पेशल कोर्ट ने केस दर्ज किया है। 11 नगर निकायों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज हुआ है, जिसमें शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से पूरा मामला है, हिंडन नदी में प्रदूषित जल छोड़ने को लेकर 11 नगर निकायों पर केस दर्ज हुआ है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से स्पेशल कोर्ट ने हिंडन नदी में प्रदूषित जल छोड़ने को लेकर केस दर्ज किया है, और इसमें अगर बात करें तो शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद ये सभी निकाय है, और साथ ही साथ यह उत्तर भारत की बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो है नदी है, और यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी, जिसमें जिस तरह से नदियों में प्रदूषित जल फेंका जाता है, इससे कहीं ना कहीं जो है एक चिंता की बात है। और बात करें अगर यमुना नदी यानी कि हिंडन नदी की, तो इसमें भी कई उद्योगों का पानी जो है जाता है, और जिसके लेकर सरकार एक अभियान भी चलाती है नदी प्रदूषित नदी की साफ सफाई के लिए। लेकिन जिस तरह से प्रदूषित जल नदी में प्रवाहित करने को लेकर स्पेशल कोर्ट का एक्शन आया है, काफी सराहनीय है, और यह माना जाएगा कि इससे कहीं न कहीं जो उद्योग है उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ऐसे उद्योग जो लगे हैं उनके जो मालिकान है वह प्रदूषित जल नदी में छोड़ने पर परहेज भी करेंगे। जी दिया। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से इस पूरे मामले में 11 नगर निकायों और 55 उद्योगों पर केस दर्ज हुआ है, क्या माना जाए इन उद्योगों जिन पर केस दर्ज हुआ है उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन यहां पर लिया जाएगा? साथ ही जो 11 नगर निकाय हैं जिनमें शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद शामिल है, इनके खिलाफ कैसा एक्शन? जी बिल्कुल, अब मामले में कोर्ट ने जिस तरह से केस दर्ज किया है, और ऐसे नगर निकायों के खिलाफ अब एक्शन की तैयारी भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर निकायों की भी लापरवाही इसमें देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उद्योगों के जरिए प्रदूषित जल नदी में फेंका गया, और इस पर अंकुश लगाने के लिए नगर निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, तो इससे कहीं न कहीं उद्योगों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ जो निकाय है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इनकी भी मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि लगातार प्रदूषित जल को साफ करने के लिए सरकार तमाम अभियान चलाती है, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करती है। बावजूद इसके, इतनी बड़ी रोक के बावजूद उद्योग, बिल्कुल, यानी बार बार चेतावनी के बाद भी जो नदियां हैं उनमें प्रदूषित जल और प्रदूषित चीजें छोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहां पर बड़ा एक कदम उठाते हुए स्पेशल कोर्ट ने 11 नगर निकायों और 55 उद्योगों पर केस दर्ज किया। हालांकि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है उस पर सभी की निगाह। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं मॉनसून ने जहां गर्मी से राहत दी है, तो वहीं इसकी वजह से सब्जियों के दामों में भी भारी उछाल आया है, जिससे दिल्ली एनसीआर में लोगों पर बोझ बढ़ गया है। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता प्रवीण कुमार ने जायजा लिया और क्या कुछ निकलकर सामने आया, आपको दिखाते हैं। भीषण गर्मी के से लोगों को राहत तो मिल गई, लेकिन मानसून आने के बाद एक तरफ सब्जियों के दाम महंगे होने से सीधा सीधा लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के प्रताप बिहार में, जहां हमारे पीछे ये सब्जी मंडी लग रही है। आप देख सकते हैं कि जो टमाटर कल तक 20 रुपए से 30 रुपए किलो बिकता था, आज वही टमाटर बाजार में 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। हम जानना चाहेंगे यहाँ टमाटर से जो बेच रहे हैं उनसे कि टमाटर क्या रुपए बेच रहे हो? इस टाइम 80 रुपए किलो चल रहा है भाई। पहले क्या रेट था और अब क्या रेट बनता है? 40 रुपए भी था, 20 भी था। मंडी उतरती रहती चढ़ती रहती है, क्या करें भाई। अभी तो मंडी के रेट है, अभी और आगे भी तेज होगा मेरे भाई। जैसा मार्केट है ऐसे माहौल है। जैसे लोग पहले आते थे 2-2 किलो ले जाते थे, क्या ग्राहकों में भी तो भाई साहब 250 ग्राम में ले जा रहे हैं। अच्छे दिन फिर से आ चुके हैं। कहीं ना कहीं जो टमाटर बेचने वाले जो विक्रेता उनका साफ तौर पे कहना है, जहां ग्राहक जो 2-2 किलो ले जाता था वो महंगे होने से आज वही ग्राहक जो है आधी किलो 250 ग्राम टमाटर ले जा रहा। सीधा सीधा टमाटरों के रेट बढ़ने से जो है लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। हम यहाँ और जानना चाहेंगे, यहाँ आलू भी बिक रहा है जो कि लोगों के जायके में आता है। आलू, टमाटर, प्याज जो ज्यादातर सब्जियों में यूज किया जाता है। यहाँ एक महिला है जो आलू बेच रही है। आलू क्या रेट है? 30-40। पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है? पहले तो मंदा था, पहले 20-25। क्या क्या माना जाए जो आलू महंगा हो गया? अब कैसे क्या बताऊं, महंगा कैसे हो गया मुझे नहीं पता। और प्याज का रेट है? प्याज 30 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो है। पहले क्या रेट था? पहले भैया 20 बिक रहा था, 15 बिक रहा था। देखिए साफ तौर से जो आलू और जो प्याज जो बेच रहे हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो आलू पहले 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बिकता था, आज वो 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। सीधा सीधा ये आलू जो लोगों के घर की सब्जियों की जरूरत में आता वो आज महंगा हो गया और लोगों की पहुंच से भी दूर हो रहा है। और आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर प्याज भी है और हरी मिर्च भी है। जिस तरीके से लोग अपने जो जायके में हरी मिर्च का जो स्वाद लेते थे वो उसका रेट जानना चाहेंगे। क्या रेट हरी मिर्च? 20 का भाव, 20 का भाव, 80 रुपए। 20 का पाव बता रहे हो। पहले क्या रेट था? 10 का भाव। पहले क्या रेट था और अब क्या? पहले 40 रुपए किलो था। देखिए जिस तरह से हरी प्याज जो हरी जो मिर्च है वो जिस तरीके से लोग अपने जायके में लेते थे, तीखापन जिनको पसंद था, आज वो जो है हरी मिर्च भी कहीं ना कहीं आज बाजारों में महंगी बिक रही है। जिस तरीके से लोगों को एक स्वाद जो सब्जियों का आता था, आज महंगाई की असर पड़ रही है। सीधा सीधा जो है महंगाई का असर जो है उन लोगों पे पड़ रहा है जो कि मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनकी जो 300 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जो कमाते हैं, सीधा सीधा उनकी बजट पे जो है सीधा असर डाल रहे हैं। बाजी क्या लेना है? देख कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलना ही नहीं पसंद करते। आप सब्जी लेना आए हो? क्या सब्जी लिया आपने? खीरा लिए हैं। खीरा लिया। खीरा क्या रेट दिया? 40 का दिया है। पहले क्या आता था, आज आपको कुछ महंगा दिखाई दे रहा है बाजार में? नहीं 20 का चल रहा है, 40 के है। सब्जी 30-40 चल रहा है, 60 के है। टमाटर लिया है आपने? नहीं अभी नहीं लिया है टमाटर, आप ले लेंगे। सीधा तौर पे जो ग्राहक सस्ताई है, पेट थोड़े सीधा तौर पे जो ग्राहक आज बाजारों में आ रहे हैं उनकी तरफ से जो टमाटर हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, जो हरी मिर्च भी है वो भी आज महंगे लोगों को खरीदनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये जो ऐसा नहीं, क्योंकि मानसून की मार जो है लोगों पे सीधी सीधी पड़ रही है। भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन जो महंगाई है अपना स्तर वो भी लोगों पर डाल रही है। क्या लेना है सर? लेने आए, सब्जी लेने आए। पहले सब्जी आप जो जरूरत की चीजें से आलू, टमाटर, प्याज है वो आज जो रेट उनके हाई है, आप उसकी आपकी बजट में कितना अंतर आया? बजट में तो बहुत अंतर है अभी इस टाइम पे, क्योंकि पहले थोड़ा सा मिनिमम प्राइस में मिल जाता था। आज की रेट में लास्ट 1 वीक 2 वीक से देख रहा हूँ बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है सारी चीजें। तो महंगाई मतलब जेब कुछ ज्यादा ही खाली हो रही है। साफ तौर पे जो ग्राहकों का कहना है कि जो सब्जियां 10 से 20 रुपए और 30 रुपए के भाव में मिलती थी, आज वो उनके दुगने दाम हो गए हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही सब्जियां हैं जो लोग अपनी सब्जियों को अपने खाने में यूज करते हैं। ये अदरक, ये जो मिर्च है, नींबू, सभी चीजें जो आज की डेट में पिछले 15 दिनों से महंगी हो गई है। कहीं ना कहीं सीधा जो गरीब लोगों के जेब पर ये असर डाला। ज्यादातर महिला जो है उनके जो किचन का है वो बजट बिगड़ रहा है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस के लिए।
बाजार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सब्जी लेने आए, हम जानना चाहेंगे ऐसे ग्राहक से जो आज सब्जी लेने बाजार पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम है जी सर। क्या काम करते हो आप? मैं बाजारी लगाता हूँ, मैं तो बाजार वाली काम करता हूँ। आप बाजार में जो सब्जी लेने आए हैं उसके बारे में क्या कहना, जिस तरीके से महंगाई हो रही है? बहुत महंगी सब्जी है सर जी, बहुत महंगी। टमाटर 100 रुपए किलो है, घिया तो रही 60-70 रुपए किलो है, ये सब सौदा। प्याज है 50-60 रुपए किलो है, बहुत महंगाई है। गरीब आदमी का बजट ढीला पड़ा इस टाइम पे। ऐसा सीधे तौर पे जैसे आदमी 2 किलो सब्जी लेता था, अब कहीं ना कहीं वो उसमें कटौती कर रहा है। कटौती आधी किलो लेके जा रहा है सर। टमाटर 250 ग्राम लेके जा रहा है, जो 1 किलो आधी किलो टमाटर लेके जाता था वो अब 250 ग्राम टमाटर लेके जा रहा है सर। और लोग बात तो ये सोच रहे हैं कि मैं 100 ग्राम में काम चला दूं। ठीक, सही सीधे तौर पे जो ग्राहकों को कहना है कि जहां हम पहले 2 किलो से 1 किलो सब्जी लेकर अपने परिवार को खिलाते थे, आज महंगाई की वजह से आज वही हमें 250 ग्राम सब्जी ले जाने में ही गुजारा करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलेट सवार दरोगा ने फॉर्च्यूनर कार में टक्कर मार दी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुलेट सवार दरोगा ने फॉर्च्यूनर कार में टक्कर मारी। इस दौरान हजरतगंज में महिला और दरोगा के बीच नोकझोंक हो गई। टक्कर मारने के बाद बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। दरोगा और महिला को हजरतगंज थाने लाया गया, जहां सोशल मीडिया पर नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये उसी वक्त का है जब फॉर्च्यूनर कार और दरोगा की बुलेट में आपस में टक्कर हो जाती है, जिसके बाद दरोगा और महिला के बीच जमकर नोकझोंक होती है। वहीं मामले को काबू में करने के लिए दरोगा और महिला दोनों को हजरतगंज थाने लाया गया। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो टक्कर मारने के बाद बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। बुलेट सवार दरोगा ने फॉर्च्यूनर कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला ने बीच सड़क में जमकर दरोगा के साथ हंगामा किया और महिला और दरोगा के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। टक्कर मारने के बाद बीच सड़क पर ही जमकर बवाल और दरोगा और महिला को इसके बाद हजरतगंज थाने लाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर जमकर इस नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं संभल में टीचर्स, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ELCL और हाफ CL की मांग के पूरा होने से पहले ऑनलाइन अटेंडेंस ना देने का ऐलान किया। वहीं अपनी मांगें पूरी ना होने पर धरना और हड़ताल की भी चेतावनी दी। बहजोई में कलेक्ट्रेट पर जूनियर शिक्षा संघ के बैनर तले टीचर, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने नारेबाजी प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सर पे हमारे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे वो अनुदेशक हो, उनकी सभी समस्याओं का समाधान सरकार करे। हम ऑनलाइन हाजिरी देने के लिए तैयार हैं। शिक्षक कभी ना पीछे हटा था, ना पीछे हटेगा। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, उसे राष्ट्र के निर्माता का ही दर्जा दिया जाए। उस पर अन्य रूप से जो जबरदस्ती तानाशाही दिखाई जा रही है, उस तानाशाही का हम खुलकर विरोध करते हैं। तानाशाही के रवैये से कोई भी शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देगा, ये हमने पूरे उत्तर प्रदेश ने ठान ली है। देखिए, यदि हमारी आज मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो हमारे जो संगठनों ने निर्णय लिया है कि ये जो कार्यक्रम हमारा 15 तारीख तक लगातार चल रहा है और 15 से आगे भी बढ़ेगा, और यदि इस प्रकार से भी नहीं हुई तो हम ये आज कह रहे हैं कि सरकार को अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर आवश्यकता हुई तो हम विद्यालयों की तालाबंदी भी करने का काम करेंगे। ये हमने प्रण बनाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।